शंकर की संपत्ति विवादों में चल रही थी, इसीलिए मजबूरन उसके परिवार को कृष्णपुर गांव में ही एक छोटी सी झोपड़ी में रहना पड़ रहा था। शंकर, उसकी पत्नी शांति और बेटी बेबी तीनों वहीं पर रहते थे। एक दिन पत्नी शांति ने पूछा, आपने कुछ पता किया है या नहीं? क्या कोर्ट से कोई नोटिस आया? नहीं शांति, हम ही को अपने जायदाद से बेदखल कर उन्होंने हमारे ही खिलाफ केस दर्ज किया है। कहा था ना मैंने, चाहे कोई कितना भी गहरा दोस्त क्यों न हो, अपने परिवार और व्यापार की निजी बातें और लेखा जोखा किसी के भी साथ नहीं बांटा करते। अब देख लिया ना आपने उसे दोस्त मानकर अपने पास बुलाकर उसे काम दिलाया, पर उन्होंने क्या किया? माँ शांत हो जाओ, जो हमारा लुट गया है वो हमें वापस मिलेगा। तुम ही तो कहती हो ना कि भगवान सब देखते हैं, हम उन्हीं पर पूरा भार डालते हैं। माँ सब ठीक हो जाएगा। देखा बिटिया इतनी छोटी उम्र में भी कितनी बड़ी बात कर गई। शंकर ये कहकर घर से बाहर निकला। वो परिवार छोटा मोटा काम कर अपना घर चला रहा था। मुर्गी के अंडों का व्यापार करने वाला शंकर के घर पर आया। घर पर कोई है? रमेश ने आवाज लगाई। शांति बाहर निकली। हाँ भाई साहब, बताइए क्या चाहिए? बहना, मैं मुर्गी के अंडों का व्यापारी हूँ। मुझे कुछ और अंडे अपने गांव ले जाना है। क्या इन अंडों को थोड़ी देर के लिए मैं तुम्हारे यहाँ रख सकता हूँ? जी हाँ, कोई बात नहीं, मैं इन्हें घर पर रख लेती हूँ। शांति ने उस आदमी की बात मानकर अंडों को घर पर रख लिया। वो आदमी वहाँ से चला गया। दिन ढलकर रात होने लगी, पर लौटते समय रमेश अपने अंडे लेना भूल गया। बहुत दूर चले जाने के बाद उसे याद आया, अरे रे, मैंने उनके घर पर अंडे रखे थे, पर मैं उन्हें लेना भूल ही गया। अभी मेरे पास जो अंडे हैं वो ही बहुत भारी हैं। अब उन अंडों को लेकर जा नहीं पाऊंगा। खैर, अगले 2-3 दिनों में अगर इस तरफ आना हुआ तो उनसे अंडे ले लूंगा। ये सोचकर रमेश वापस अपने गांव चला गया। अपने काम में व्यस्त होकर वो अंडों के बारे में भूल ही गया। दूसरी ओर बेटा पूरा 1 हफ्ता बीत गया, पर वो अपने अंडे लेने आए ही नहीं। माँ, हम इन अंडों को ऐसे ही रखेंगे तो खराब हो जाएंगी। क्यों ना हम इन अंडों से कोई व्यापार शुरू कर ले? हाँ बेटा, पर अगर वो आदमी वापस अपने अंडे लेने आ गए तो? माँ, अगर वो लौट कर आएंगे तो तब हम अंडों से हुई कमाई उन्हें दे देंगे। अगर हम इन्हें ऐसे ही छोड़ देंगे तो इसका फायदा ना हमें होगा और ना ही उन्हें। हाँ बेटा, तुम सही कह रही हो, हम इससे कोई व्यापार शुरू कर लेते हैं। फिर माँ बेटी ने मिलकर सोचा कि अंडों के साथ वो क्या कर सकते हैं। कुछ सोचकर उन्होंने ऑमलेट का व्यापार करने की ठान ली। आओ भाई बहनों, आ जाओ, तरह तरह के बहुत ही स्वादिष्ट ऑमलेट्स को खाओ। वहाँ से गुजर रहे लोगों को ऑमलेट्स की अच्छी महक आ रही थी। अरे वाह, क्या स्वादिष्ट महक है इस ऑमलेट की। यूँ एक के बाद एक कर कई लोगों ने आकर उनके पास ऑमलेट्स खाई। देखते ही देखते उनके पास रहे सारे अंडे खत्म हो गए। उस दिन उन दोनों ने पूरे 7,000 की कमाई की। बेबी, देखा तुमने, हमने सब कुछ मिलाकर लगभग कुछ 3,000 रुपए खर्च किए होंगे और हमें देखो फायदा कितना हुआ है, पूरे 4,000 का फायदा। ये व्यापार तो बहुत अच्छा है बेटा। तभी शंकर काम से लौटकर घर वापस आया। क्या बात है शांति, किसी व्यापार को लेकर बात चल रही है? पैसे कहाँ से आएंगे? फिर उन दोनों ने शंकर को सारी बात बताई। क्या कहा? सच में इस काम में इतना फायदा है तो मैं भी यही करूँगा। हाँ जरूर। वो रात बीती। अगले ही दिन से शंकर भी अपनी पत्नी और बेटी के साथ ऑमलेट का व्यापार करने लगा। वे सभी खुशहाली से अपना जीवन जी रहे थे। अंडों का व्यापारी रमेश उनके पास आया। उस आदमी ने शांति से अंडों के बारे में पूछा। सुनिए, दरअसल आपने जो अंडे उस दिन रखे थे उन्हीं की वजह से हम अपना व्यापार शुरू कर पाए हैं। आपको क्या बताएं कि हमारी जिंदगी कैसे बदल गई है। आज अगर मेरा परिवार अपने पैरों पर खड़ा है तो ये आप ही की वजह से है। ये लीजिए आपके अंडों के पैसे। शांति ने उस आदमी को अंडों के बदले पैसे दिए। अगर मेरी वजह से किसी परिवार का इतना भला हो गया हो तो मुझे भी इस बात की बहुत खुशी है। देखिए, अब हमें हमारे व्यापार के लिए हर रोज अंडों की जरूरत पड़ेगी, तो मैं चाहता हूँ कि हर रोज आप हमारे यहाँ कुछ अंडे छोड़ कर ही जाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी वजह से मेरा एक और ग्राहक बढ़ गया। रमेश ने उनका आभार मानते हुए कुछ अंडे वहाँ पर रखे और वहाँ से चला गया। यूं ही दिन बीत रहे थे। अपने जायदाद के विवादों के बारे में भूलकर आगे बढ़ रहा था। अपना हक जताने वाला शंकर का दोस्त रोते हुए उसके पास आया।
मुझे माफ कर देना मेरे दोस्त। तुम्हारे जायदाद पर गैर कानूनी तरीके से अपना हक जताने के बदले में भगवान ने मुझे अच्छी सजा दी है। जिस पत्नी और बच्चों के लिए मैंने तुम्हारी जायदाद हड़प ली, आज वो ही मुझसे हमेशा के लिए दूर हो गए। दुर्घटना में वो चल बसे। ये अपनी जायदाद के कागजात रख लो। वर्मा, रुक जाओ, 1 मिनट के लिए रुक जाओ। वो उसे आवाज लगा रहे थे। तुमने हमेशा मेरा भला करना चाहा, पर मैं हमेशा तुम्हारा बुरा ही सोचता रहा। मुझे ये सजा मिलनी ही थी। मुझसे मेरा परिवार ही छिन गया। अंत में शंकर के परिवार ने जो खोया था वो उन्हें वापस मिल गया। फिर भी उन्होंने ऑमलेट का व्यापार छोड़ा नहीं। उससे होने वाली कमाई से खुशहाली से जीने लगे। बहुत समय पहले पालनगढ़ नाम का एक गांव हुआ करता था। उस गांव में गोपाल नाम का एक आदमी रहता था। उसका एक बेटा था जिसका नाम भीम था। उनके घर के आंगन के तबेले में एक गाय रहा करती थी। उस गाय से गोपाल को बहुत लगाव था। गोपाल वैसे तो पहले बहुत गरीब था, पर उसने खूब मेहनत की और अब पालनगढ़ गांव में सबसे अमीर वही था। पर इतना पैसा रुतबा कमाने के बाद भी गोपाल अब भी जमीन से जुड़ा हुआ था। पर भीम बिल्कुल विपरीत था। पिता के कमाए हुए पैसों से गांव भर में घुमा जरूर करता था। गोपाल अपने पास रही गाय से बहुत प्यार करता था, जो भीम को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। दिन ब दिन भीम के मन में उस गाय के लिए द्वेष पैदा होने लगा। एक दिन गोपाल को किसी काम से गांव से बाहर जाना था। उसने अपने बेटे भीम को बुलाकर कहा, बेटा भीम, मुझे किसी काम से गांव के बाहर जाना पड़ रहा है। तुम गाय का ध्यान रखना, उसे ताज़ा हरी घास चरने के लिए देना और पीने के लिए पानी भरते रहना। ये कहकर गोपाल वहाँ से चला गया। पर वैसे ही भीम को उस गाय से बहुत नफरत थी। ऐसे में भला क्या वो गाय की देखभाल करता? शायद बिल्कुल नहीं। उसने सोचा रस्सी खोल दूंगा तो गाय खुद ही अपना चारा चर लेगी। उसने रस्सी खोली और घूमने के लिए घर से बाहर निकल पड़ा। दोपहर होते ही गोपाल घर जब वापस लौटा तो उसने देखा आंगन में गाय नहीं थी। फिर गोपाल घर से बाहर निकलकर गांव भर में गाय को ढूंढने लगा, पर फिर भी उसका कोई पता नहीं चला। यूं गाय को तलाशते हुए निकले गोपाल को कहीं पेड़ के नीचे बैठकर बेफिक्र होकर ताश खेल रहा अपना बेटा भीम दिखाई दिया। और क्या था, गोपाल के गुस्से का पारा चढ़ गया। अगर मेरी गाय को कुछ हुआ ना तो मैं तेरी चमड़ी उतार दूंगा। ये कहकर गुस्से से वो गाय को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। यूं बहुत देर तक ढूंढने के बाद गोपाल को अपनी गाय एक केले के बगीचे में दिखाई दी। गोपाल उस गाय को अपने साथ अपने घर ले गया। उस दिन तक भीम के पैसे पूछने पर बिना सवाल किए पैसे देने वाले गोपाल ने अचानक से उसे पैसे देना पूरी तरह से बंद ही कर दिया। तब भीम ने मन ही मन सोचा, ये सब उस गाय की वजह से ही हुआ है। उस दिन अगर वो घर पर ही रहती, कहीं घूमने चली न जाती, तो बाबूजी मुझे ताश खेलते हुए देख ही नहीं सकते थे। गुस्से में रहे भीम ने आव देखा न ताव डंडे से गाय की खूब पिटाई करने लगा। पर इतना मारने पर भी और दर्द होने पर भी गाय ने आवाज नहीं की। पर अगली सुबह जैसे ही गोपाल गाय को देखा तो उसके शरीर पर हर जगह निशान ही थे। गोपाल तुरंत अपनी गाय को लेकर जानवरों के अस्पताल गया। गोपाल ने डॉक्टर से कहा कि उसका इलाज करे। डॉक्टर ने गोपाल से पूछा कि क्या गाय किसी पर हमला करने जा रही थी। इसने ऐसा कभी नहीं किया है, ये ऐसा कर भी नहीं सकती। फिर आपने गाय को इतना पीटा क्यों? मारने की वजह से निशान पड़े हैं। हाँ, क्या आपने इसे नहीं मारा? नहीं डॉक्टर साहब, अब जल्दी से इसके घाव को भरने की दवा दीजिए। गोपाल ने अंदाजा लगाया कि गाय की ये हालत जरूर भीम ने ही की होगी। पर अगर भीम ने ही इसे इतना मारा है तो भला गाय एक बार भी चीखी क्यों नहीं? भीम इतना भी दुष्ट होगा कि एक मूक जानवर को मारेगा। ऐसा ही सोचकर उसने भीम पर शक करना छोड़ दिया। उस दिन से गोपाल गाय की और भी ज्यादा देखभाल करने लगा। ये देखकर भीम की नफरत और भी ज्यादा बढ़ने लगी। उस रात भीम ने गाय की रस्सी खोली और उसे बहुत दूर तक चलाकर 4 गांव पार कराकर छोड़ दिया। सुबह उठकर जैसे ही गोपाल ने देखा, आंगन में फिर से गाय गायब थी। बेटा भीम, तबेले में गाय नहीं है। उस बात से बिल्कुल अनजान बनकर भीम ने जवाब दिया, मैंने तो नहीं देखा।
गोपाल गांव भर में अपनी गाय ढूंढने के लिए चला गया, पर उसे गाय कहीं भी नजर नहीं आई। भीम ने अपने पिताजी से ये झूठ कहकर पैसे ले लिए कि वो गाय को ढूंढने के लिए जा रहा है, पर उसने वही पैसे शराब पीने में लुटा दिया। इतने में किसी ने गोपाल को आवाज दी। गोपाल बाहर निकला और कौन हो आप? मैं पड़ोस वाले गांव में रहता हूँ। मैं हर किसी से पूछते हुए आ रहा हूँ कि ये गाय किसकी है। जब मैं यूँ ढूंढते हुए इस गांव तक पहुँचा तो गांव वालों ने बताया कि ये गाय आपकी है। ये कहकर उस आदमी ने गाय की ओर इशारा किया। अपनी खोई हुई गाय को जिस आदमी ने लाकर उसे वापस दी थी, खुश होकर गोपाल ने उसे बहुत सारे पैसे और सोने के सिक्के दे दिए। फिर गोपाल ने सोचा अब गाय तो मिल गई है, ना जाने उसका बेटा भीम गाय की तलाश में कहां-कहां भटक रहा होगा। गोपाल घर से उसकी खोज में बाहर निकला तो देखा उसका बेटा भीम अपने आवारा दोस्तों के साथ शराब पी रहा था। गोपाल ने एक डंडा उठाया और भीम को सरेआम सबके सामने मारने लगा। यूँ सबके सामने गोपाल ने भीम का जो अपमान किया था वो भीम सह नहीं पाया। वो बहुत गुस्सा होकर घर लौटा, पर घर लौटते ही जैसे ही उसने गाय को देखा उसका गुस्सा दुगना हो गया। जब तक मैं इस गाय को मार न डालूं, मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी। भीम ने गाय की रस्सी खोली और अपने साथ कहीं ले जाने लगा। वो गाय को पर्वत की ऊंची चोटी पर ले गया। उसकी साजिश ये थी कि ऊंचाई से गाय को नीचे ढकेल दे। अपने साजिश को अंजाम देने के लिए उस ऊंची चोटी पर गाय को ले जाकर उसने पीछे से उसे धक्का देना चाहा, पर ऐसा करते समय भीम का ही पैर फिसला और वो पर्वत की चोटी से लटकने लगा। तब वहाँ पर रही गाय ने ही भीम को मरने से बचाया और अपने साथ घर वापस ले आई। उस दिन तक बेवजह की नफरत कर रहे भीम को अचानक से गाय से प्यार होने लगा। उसने गाय से अपनी हरकत के लिए माफी मांगी। उस दिन से भीम पूरी तरह से बदल गया। वो गाय को अपनी बहन मानकर उसकी देखभाल करने लगा और साथ ही साथ जिम्मेदार बनकर घर भी संभालने लगा। अचानक से भीम में आए इस बदलाव को देखकर गोपाल बहुत खुश हो रहा था।